डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फ्लूइड प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं विस्कोसिटी। तो हेडिंग डालेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी सिंपल है, विस्कोसिटी ऐसे समझते हैं। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ऐसा एक ब्लॉक हमने बनाया और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा है ना। ये इसको 2 कह लेते हैं और इसको 1 कह लेते हैं। हमने 1 ब्लॉक पे सर्टेन फोर्स लगाया F, है ना। और जब फोर्स F लगाया है तो क्या होगा कि ऊपर वाला ब्लॉक आगे जाना चाहेगा, वाइल जो नीचे वाला ब्लॉक है तो रेस्ट पे रहना होगा। यानी कि इनके जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये वाला, इसके बीच में रिलेटिव मोशंस के अगेंस्ट क्या हुआ, एक रेसिस्टेंस ऑफर हुआ। क्लियर है। एंड दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिक्शन। मतलब क्या कि इस फोर्स की वजह से ये आगे जाना चाहेगा, वाइल ये तो रेस्ट पे, ये तो यही रहना चाहेगा। तो इनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या हो रहा है भाई, एक रेसिस्टेंस ऑफर हो रहा है। क्लियर है। एंड दैट रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो एक चीज़ हमने समझा है और पहले से भी पता है कि फ्रिक्शन करता क्या है। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है भाई, अपोज करता है किसका, रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन किसके किसके बीच में, बिटवीन 2 कॉन्टैक्ट सरफेसेस। 2 कॉन्टैक्ट सॉलिड सरफेस, ऐसा लिखे, सॉलिड सरफेस, है ना। सॉलिड सरफेस में अगर कांटेक्ट हो रहा है तो अगर उस पर सर्टेन फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शन आता है। क्लियर है। उसका काम क्या है, उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन है अपोज करना। तो फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहे। क्लियर है। लेकिन उस फ्रिक्शन को ओवरकम करके अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक मूव करता है। तो सिंपल सा हमने समझा है कि सर सॉलिड कॉन्टेक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन लगता है, जो करता क्या है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्लूइड ऑल्सो। तो जो काम फ्रिक्शन का सॉलिड कॉन्टेक्ट सरफेसेस में है वही काम विस्कोसिटी का लिक्विड सरफेसेस के बीच में है। सिंपल सा बात है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, किसके अगेंस्ट, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट। तो विस्कोसिटी क्या कर रहा है भाई, फ्लूइड के जो लेयर्स हैं उनके लेयर्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसके अगेंस्ट भी रेसिस्टेंस को ऑफर करता है। मतलब कि फ्रिक्शन भी नहीं चाहता है कि 2 कॉन्टैक्ट सरफेस आपस में मूव करे, एंड विस्कोसिटी भी नहीं चाहता है कि जो लिक्विड के जो सरफेस हैं उनके बीच में भी रिलेटिव मोशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एयर में इजीली मूव कर जाते हैं इसलिए कि एयर की विस्कोसिटी कम है, वाइल अगर वाटर में मूव करना चाहे तो डिफिकल्ट है भाई, है ना। तो आप समझ, और एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर फर्श पे रखे वाटर तो इजीली मूव कर जाता है, और जबकि आप हनी को मूव कराना चाहे तो डिफिकल्ट है। क्लियर है। क्योंकि उसका विस्कोसिटी जाता है, उसके लेयर्स नहीं चाहता कि भाई उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो। क्लियर है। तो विस्कोसिटी क्या है, पहली बात तो ये प्रॉपर्टी है, और ये करता क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर करता है 1 लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अदर एडजेसेंट लेयर। सिंपल सा बात। तो सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी का सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। विस्कोसिटी सिंपली किसी फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जिसके कारण होता क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर होता है। तो सिंपली इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाई 1 layer of fluid, 1 layer of fluid to the adjacent layer is known as viscosity. Simple सा definition, is known as विस्कोसिटी। क्लियर है। अच्छा, विस्कोसिटी को तो हमने समझा है कि सर ये रेसिस्टेंस ऑफर करता है एक लेयर के 2 एडजेसेंट लेयर के बीच में। सिंपल सा। इसको और भी मैथमेटिकली समझने के लिए हम एक कंडीशन पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स में।
उसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, नो स्लिप कंडीशन, है ना, नो स्लिप कंडीशन। ये क्या कहता है भाई नो स्लिप कंडीशन? ये बोलता है कि फ्लूइड नेवर स्लिप ऑन अ सरफेस, फ्लूइड नेवर स्लिप ऑन सरफेस, सिंपल सा। यानी कहने का मतलब क्या कि सरफेस पे फ्लूइड कभी स्लिप नहीं करता है, सरफेस पे फ्लूइड स्लिप नहीं करता है, फ्लूइड नेवर स्लिप ऑन सरफेस। चलिए इसको समझने के लिए और भी विस्कोसिटी को हम सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक क्या है, प्लेट है ऐसा। इस प्लेट, ये हमारा स्टेशनरी प्लेट है, ये हमारा कैसा है भाई, स्टेशनरी प्लेट, रेस्ट पे है। ये हमारा क्या है, कोई स्टेशनरी प्लेट है, या रेस्ट पे लिखें सिंपल। ये जो प्लेट है हमारा, प्लेट ये कहाँ है भाई, एट रेस्ट, प्लेट एट रेस्ट। चलिए इधर से मान लेते हैं कि इधर से कोई फ्लूइड आ रहा है इधर, है ना। अब देखिए फ्लूइड का लेयर्स है, इससे ऐसा बहुत सारा लेयर्स है। फ्लूइड नेवर स्लिप ऑन सरफेस, यानी कि जो नो स्लिप कंडीशन है ये पूरा होल फ्लूइड मैकेनिक्स में वैलिड है। खास करके इसका ज़्यादा एप्लीकेशन हम लोग बॉन्डेली और थ्योरी में देखते हैं। तो चलिए यहाँ भी हम देखेंगे क्या बोल रहा है ये। अब जैसे देखें, ये जो पहला लेयर है जैसे ही इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा, प्लेट क्या है हमारा, रेस्ट पे, तो नो स्लिप कंडीशन क्या कहता है कि जो फर्स्ट लेयर का वेलोसिटी, ये किसकी वेलोसिटी को अचीव कर लेगा, प्लेट का। अगर यहाँ प्लेट मूव करता तो इसका वेलोसिटी पहले लेयर की बात करें, नोट ओनली और दूसरा लेयर की बात नहीं करें, सिंपली फर्स्ट लेयर की बात करें कि जो लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा, यानी कि पहले लेयर की बात करें, उसका वेलोसिटी प्लेट की वेलोसिटी को वो अचीव कर लेगा। सिंपल सा है। तो प्लेट तो यहाँ पर रेस्ट है, यानी कि जो फर्स्ट लेयर आएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि इससे आके चिपक जाएगा, इस पर स्लिप ही नहीं करना है। क्या बोलता है बाउंड्री, नो स्लिप कंडीशन क्या बोलता है, फ्लूइड नेवर स्लिप ऑन अ सरफेस, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, सिंपली जीरो। अच्छा, लेकिन इसके जस्ट अपर लेयर की बात करें कि यानी कि सेकेंड लेयर की बात करें, तो ये तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आया नहीं, ये तो प्लेट के कांटेक्ट में आया नहीं, तो इसका वेलोसिटी जीरो नहीं होने वाला है, यानी कि इसका वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, लेकिन तो पहला जो लेयर है वो तो रेस्ट पे आ चुका है, और दोनों के बीच में विस्कोसिटी है, रियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो जो रेस्ट में आ गया वो तो आगे जाने नहीं देगा, जैसे कि हमने सॉलिड्स में देखा है। तो क्या होगा भाई, इनके बीच में एक रेसिस्टेंस ऑफर होगा, एंड दैट रेसिस्टेंस की वजह से अपर वाले लेयर की वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा कमेगा। क्या होगा भाई, थोड़ा कम होगा। कम होगा तो मान लेते हैं, 1 मिनट, इसको ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसा, हमने प्रोफाइल बेसिकली ड्रॉ करना अपने को, ऐसा बनाया। अच्छा, और 1 मिनट ऐसा। अच्छा, अब ये सेकेंड लेयर का काम हो गया। अब थर्ड लेयर की बात करें तो फिर अगेन देखिए, थर्ड लेयर तो और भी इस प्लेट से ज़्यादा दूरी पे है, तो इसका वेलोसिटी थोड़ा अफेक्टेड होगा लेकिन कम होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा इससे, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा दिखा लेते हैं। ये लो भाई, जैसे जैसे अपर ऊपर जाते जाएंगे, यानी कि जो हमारा जो फ्लूइड्स के लेयर्स की वेलोसिटी है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ऐसा चलेगा, है ना। तो देखा जाए कि अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी एक प्रोफाइल ड्रॉ करना चाहें कि कैसा प्रोफाइल बन रहा है, कि जो फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी यहाँ पे अगर हम दिखाएं, फर्स्ट लेयर की जो वेलोसिटी है वो क्या है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं प्लेट की वेलोसिटी क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, प्लेट की वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसा। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए ऐसा, ये है ना। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ऐसा प्रोफाइल निकल के आता है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है। इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे, इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो जो सबसे बॉटम लेयर है उसकी वेलोसिटी देखिए 0 है, उसके जस्ट जो अपर, यानी कि सेकेंड लेयर की बात करें तो उसका सर्टेन वेलोसिटी है। अपर वाले वेलोसिटी की बात करें तो इसका वेलोसिटी देखिए ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, वेलोसिटी प्रोफाइल। क्लियर है ये? अच्छा, इस वेलोसिटी प्रोफाइल में हम मैथमेटिकल विस्कोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम 2 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या करा है, 2 पॉइंट्स लेते हैं, एक ये पॉइंट्स ये,
और एक पॉइंट। चलिए इस ट्रायंगल को हम अलग से फिर से बनाते हैं, ये छोटा हो गया है ना, इस ट्रायंगल को हम फिर अलग से बनाते हैं। चलिए ऐसा दिखाया, ऐसा दिखाया, ऐसा और ऐसा, ये हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल है ना, ये हमारा क्या है भाई, वेलोसिटी प्रोफाइल, जिसमें कि सबसे जो बॉटम वाला पॉइंट है उसकी वेलोसिटी 0 है, अपर वाले की सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रफ्तार क्या होगा, बढ़ेगा। इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम x कह लेते हैं, इस वाले डायरेक्शन को हम लोग y कह लेते हैं। हमने क्या करा है, दो पॉइंट्स को हमने कंसीडर करा है y डायरेक्शन में, एक ये और एक b। कितने दूरी पे, इस ओरिजिन से ये जो हमारा पॉइंट O है, ये जो हमारा पॉइंट O है, पॉइंट A से y दूरी पे, पॉइंट A से y दूरी पे जाके dy मोटाई का, कितनी मोटाई का भाई, dy मोटाई पर, dy डिस्टेंस पे, dy हालांकि वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, उनके बीच में सेपरेशन तो बिल्कुल बहुत नेग्लिजिबल होता है, फिर भी हमने माना है चीज़ों को समझने के लिए उनके बीच में गैप कितना होने माना है, AB, थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाया हमने, हालांकि इतना डिस्टेंस होता नहीं, dy का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, इन्फाइनाइट स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन हमें चीज़ों को समझने के लिए उनके बीच में हमने एक सेपरेशन दिखाया है। तो हमने क्या बोला कि y डिस्टेंस पे जाके dy मोटाई का एक हमने एलिमेंट कंसीडर करा है, dy दूरी पे, मतलब दो लेयर्स की बात कर रहे हैं हम। अब पूरा फोकस हम इस पे करेंगे, एक पहला लेयर ये है और दूसरा लेयर ये है, यानी कि हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की है ना, ये और ये ऐसा। देखा जाए कि अब तो हमें सारे लेयर्स की बात से मतलब नहीं है, हम बस इन दोनों लेयर्स पे फोकस करेंगे अपने को। सिंपल देखें, अगर बॉटम लेयर की बात करें, इस छोटे से नीचे वाले लेयर्स की बात करें, तो इसने इतना दूरी चला है ना, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है, लेकिन जैसे ऊपर जा रहे हैं इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, मतलब बॉटम वाले लेयर से ज़्यादा दूरी ट्रेवल करा है। क्लियर है ये? अच्छा, दूसरी बात और भी है कि अगर इसका वेलोसिटी u है तो ऑब्वियस सा बात है कि अपर वाले लेयर्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगा। क्या होगा भाई? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा कितना होगा? अगेन इस ट्रायंगल को ही हम अलग से बना लेते हैं। अगेन हम क्या कर रहे हैं कि इस जो ब्लू वाले जो ट्रायंगल है इसको और भी चीज़ों को समझने के लिए हम इसको अलग से बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल कैसा होगा? ऐसा और ऐसा और ऐसा, ये लीजिए। अच्छा, इनके बीच में गैप कितना? ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा कितना है? बी है। इनके बीच में गैप कितना हमने दिखाया है? dy। अरे इसको जूम कराए भाई, dy इतना बड़ा नहीं होता है ना। ये जो हमारा जो ट्रायंगल है इसको हमने जूम कराए, मान लेते हैं 40x। चलो भाई इतना बड़ा हो गया, चलो हटाओ, ये इसका कोई मतलब नहीं है, जूम करा हमने। अच्छा, तो dy डिस्टेंस पे इनके बीच में सेपरेशन है, ए और बी के बीच में dy। अच्छा, जो नीचे वाला जो लेयर है, नीचे वाला जो लेयर है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं u है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है? u है। अच्छा, ये लेयर से जो अपर वाले लेयर है कितने दूरी पे है भाई? dy दूरी पे। मतलब क्या? ऑब्वियस सा बात है कि नीचे वाले लेयर से अपर वाले लेयर्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा कितना? बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, यानी कि छोटू डिस्टेंस पे हमने कंसीडर करा है, यानी कि ऊपर वाले का जो लेयर्स का वेलोसिटी होगा इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उस थोड़े से ज़्यादा वेलोसिटी को हम दिखाते हैं u प्लस डी यू। u प्लस कितना भाई? डी यू। अच्छा, हमें दूरी से वेलोसिटी हमने समझ लिया। एक चीज़ और यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर हम इतने डिस्टेंस की बात करें तो कितना होगा? कितना होगा भाई? हम कहते हैं कि dt समय में जो नीचे वाला जो लेयर है वो कितना दूरी ट्रेवल करेगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो इसका u है और टाइम कितना? dt। तो हम सीधा सीधा बात करें कि सर जो बॉटम वाला लेयर्स का जो दूरी ट्रेवल करेगा dt समय में u इंटू dt, ओके। एंड ऊपर वाला जो लेयर है वो कितना ट्रेवल करेगा? u प्लस डी यू इंटू dt, है ना। ये कितना दूरी ट्रेवल करा भाई? dt समय में, दोनों बराबर समय में दोनों इतना दूरी ट्रेवल करा है, जो क्लियरली दिख रहा है कि सर ऊपर वाले लेयर्स में u प्लस डी यू इंटू डी टी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वाइल जो नीचे वाला लेयर्स है उसने कितना करा? u इंटू डी टी। चलिए एक कॉन्सेप्ट को और यहाँ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब एक बात गौर से देखें कि जो अपर वाला जो लेयर है, क्या भाई?
अपर वाला जो लेयर है वो नीचे वाला लेयर से इतना ही दूरी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा है, इतना ही डिस्टेंस क्या करा है, ज़्यादा कवर करा है। क्लियर है? ये अपर वाले लेयर से जो सॉरी वो नीचे वाले लेयर से जो अपर वाला लेयर है इतना ही दूरी ज़्यादा ट्रेवल करा है। क्लियर है? ये तो सीधा सीधा देखें कि अपर वाले लेयर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे कितना बनेगा, यू डी टी और प्लस में कितना, डी यू इंटू डी टी, डी यू इंटू क्या, डी टी। अच्छा, देखा जाए तो जो बॉटम लेयर है यू इंटू डी टी ट्रेवल कर रहा है, तो यानी कि ये वाला दूरी और ये वाला दूरी तो बराबर है, लेकिन जो आगे वाला दूरी हमको इससे मतलब है ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा हुआ, तो डी यू इंटू डी टी। अरे यही हुआ ना भाई, डी यू इंटू डी टी। तो ये जो छोटू ट्रायंगल मिला हमें यहाँ पे, इस छोटू ट्रायंगल को अलग से दिखाते हैं। ये चच्चा जी यहाँ से इसको हम अलग से बनाया, ये लो भाई, इस ट्रायंगल को हमने अलग से बनाया है ना। तो हमने कहा क्या मिला भाई, हमें यहाँ से हमने देखा कि सर ये तो अपर वाला लेयर है और इनके बीच में गैप कितना है रे भाई, डी वाई गैप है। कितना गैप है भाई, डी वाई। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, ज़्यादा, डी यू इंटू डी टी। ओके, एक बात और देखें कि नीचे वाला लेयर तो इतना ही चला है और आगे वाला लेयर यहाँ से यहाँ तक चला है, मतलब अपर लेयर की बात करें तो ज़्यादा डिफॉर्म हुआ है। क्या हुआ है भाई, ज़्यादा डिफॉर्म, मतलब क्या, एक ज़्यादा एंगल बनाया है। उस छोटे एंगल को हम बोल लेते हैं डी थीटा। कितना बोलते हैं भाई, डी थीटा। यानी कि इस वाले एंगल को हम यहाँ पे अगेन दिखाने वाले हैं डी थीटा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से हम इस ट्रायंगल से बात करें, इसको पी क्यू आर, आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें tan थीटा हम लगाते हैं। तो tan थीटा लगाएंगे तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर अपॉन में बेस पी क्यू। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, डी यू इंटू डी टी। अरे तो ये डिस्टेंस हो गया ना भाई, अरे यहाँ पे कितना, डी वाई। चूंकि डिफॉर्मेशन वेरी वेरी स्मॉल है, ओके, यहाँ थीटा नहीं होगा भाई, सॉरी, इसको तो हम tan डी थीटा लिखेंगे ना, इसको हम क्या लिखेंगे, tan डी थीटा। चूंकि डी थीटा का मतलब वेरी वेरी स्मॉल, चूंकि डिफॉर्मेशन बहुत कम है, तो हमें ये पता है कि अगर थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, अगर थीटा छोटा रहता है तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, साइन थीटा का मान जो होता है वही tan थीटा का मान होता है, और वही किसका वैल्यू होता है, थीटा का। तो tan थीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, tan थीटा को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं भाई, डी थीटा से। क्लियर है? तो डी थीटा को हम क्या लिखेंगे, डी यू इंटू डी टी अपॉन में डी वाई। क्लियर है भाई, डी यू इंटू डी टी अपॉन में डी वाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालने वाले, हमारा काम हो गया डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी वाई, डी यू बाई डी वाई। ये हमारा आया अनमोल इक्वेशन, ये हमारा आया अनमोल इक्वेशन। यहाँ हम देखने वाले हैं दो चीज़ें आया, डी थीटा बाई डी टी एंड डी यू बाई डी वाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर डी थीटा बाई डी वाई को हम डी टी को क्या बोलें, है ना, डी थीटा बाई डी टी। अच्छा, तो आपको पता है डी थीटा हमारा क्या है, स्ट्रेन। अरे फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आप जब पहला वीडियो देखेंगे उसमें हमने फ्लूइड का डेफिनेशन बताया है, वहाँ हमने स्ट्रेन पे चर्चा करा है, और साथ में हमने ये भी बताया है कि इन फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रेन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, रेट ऑफ स्ट्रेन इज इम्पॉर्टेंट, वाइल इन सॉलिड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स का मतलब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करें, मॉस, उसमें क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, स्ट्रेन, स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है। वाइल फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या, रेट ऑफ स्ट्रेन इज इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो हमारा दिख रहा है डी थीटा बाई डी टी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं रेट ऑफ स्ट्रेन, रेट ऑफ स्ट्रेन। या फिर हम इसको ऐसा बोलें, और कई नाम से कंफ्यूजन करने के लिए किताबों में लिखा रहता है, एक और इसको ऐसा भी कर सकते हैं, शेयर स्ट्रेन रेट, शेयर स्ट्रेन रेट, या फिर एक और नाम से लिख सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्लियर है?
रेट ऑफ एंगुलर, इतना नाम से जानते हैं। यानी कि डी थीटा बाई डी टी को हम सीधा सीधा क्या कहें, शेयर स्ट्रेन रेट, या फिर क्या रेट ऑफ स्ट्रेन और क्या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। एक टर्म हमें और भी लिखना है यहाँ पे, डी यू वाई डी वाई का मतलब क्या हुआ सर, डी यू वाई डी वाई का मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना। तो इसको हम ऐसा लिखें कि इसको बोलते हैं भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, नाम है ऐसा। किधर हो रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी यू वाई डी वाई, मतलब क्या, वाई डायरेक्शन में हम स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी दिख रहा है। तो वाई डायरेक्शन क्या हुआ कि ये फ्लो का डायरेक्शन हुआ, देखें ये क्या हुआ, इधर फ्लो है और वाई डायरेक्शन हमारा ये है। तो नॉर्मल डायरेक्शन मतलब क्या, नॉर्मल डायरेक्शन को हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन कह रहे हैं। तो यहीं पे लिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। क्लियर है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो। बस इतना हमारा बेसिक बात अभी हमने देखा है, नो स्लिप कंडीशन लगा के हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमने निकाला है। चलिए, और विस्कोसिटी को समझने के लिए हम एक लॉ पढ़ेंगे, है ना, उसका नाम है, हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हेडिंग डालेंगे, इसी से रिलेटेड है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये क्या बोलता है लॉ, सिंपल है भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। क्या बोला, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अच्छा, जिन बच्चों ने फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला लेक्चर अटेंड नहीं करा है वो जाकर देख लें, क्योंकि ये समझ में नहीं आने वाला है। फर्स्ट लेक्चर से देखेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियरली पता चलेगा कि वाई फ्लूइड में हम स्ट्रेन की बात करते हैं, रेट की क्यों बात करते हैं, शेयर स्ट्रेस कैसे आता है, वो सब सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन करा है। तो उस वाले वीडियो को आप देख लेंगे। तो शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ शेयर स्ट्रेस को तो हम टाउ से डिनोट करा है हमने, तो हमने इसको क्या लिखा है, टाउ। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये अभी हमने निकाला है कितना भाई, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ स्ट्रेन, या फिर क्या शेयर स्ट्रेन रेट, एक ही चीज हुआ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है ये। अच्छा, एक बात और देखें, इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा कंफ्यूजन देता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, क्या है भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या है भाई, क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। शेयर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। लेकिन बाई डिफॉल्ट डी थीटा बाई डी टी को हमने किसके बराबर करा है, देखिए डी थीटा बाई डी टी को हमने किसके बराबर करा है, डी यू बाई डी वाई। डी थीटा बाई डी टी के जगह इन प्लेस ऑफ डी थीटा बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी यू बाई डी वाई। तो इसका अगला लाइन में हम ऐसा लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, डी यू बाई डी वाई। अब बच्चा देखो भगवान, बच्चा कुछ भी बोल देता है। अभी हमने क्या बोला कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, इसको हमने बोला वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि क्या सर न्यूटन्स लॉ को हम ऐसा बोल सकते हैं, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, नो, ऐसा नहीं बोल सकते कि सर्टेन कंडीशंस में आया है। डी यू बाई डी टी अगर बात करें कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, डी थीटा बाई डी टी बराबर में, डी थीटा बाई डी टी बराबर में डी यू बाई डी वाई, ये हमेशा नहीं आएगा, सर्टेन कंडीशन में आया। तो आपको जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है,
तो आप बोलेंगे शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ना कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडिएंट, तो गड़बड़ हो जाएगा। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव, क्लियर। उस ऑब्जेक्टिव को लास्ट लेक्चर के लास्ट में हम इंक्लूड करेंगे, या फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो लास्ट में क्वेश्चन जितने भी अभी तक आपके डिप्लोमा में आया है प्रीवियस ईयर, वो सारे क्वेश्चन को करा देंगे, और कुछ अलग से और भी ऑब्जेक्टिव उसमें ऐड करके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो आप सीधा सीधा क्या बोलेंगे, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये है न्यूटन्स लॉ। ये नहीं है भाई, ये बाय डिफॉल्ट हमने इक्वेट करा है मैथमेटिक्स लगा के। चलिए, अब आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भाई साहब आते हैं, उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं टाउ बराबर, उस कांस्टेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या आया, du/dy, है ना। अच्छा, ये जो म्यू आया है, ये जो क्या आया है भाई, म्यू आया है, इसी म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इस म्यू को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। या फिर इसका एक और नाम है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, या फिर एक और नाम है वो भी लिख लेते हैं, सिंपली विस्कोसिटी। सिंपली क्या, विस्कोसिटी। सिंपली क्या है भाई, हमारा विस्कोसिटी। क्लियर है। तो हमने देखा है कि टाउ बराबर क्या आया है, क्या फार्मूला रटेंगे, फार्मूला इंपॉर्टेंट है ये। टाउ बराबर क्या फार्मूला रखेंगे, म्यू इंटू du/dy, वेयर du/dy इज व्हाट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये लिख लेते हैं, वेयर du/dy ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड टाउ क्या है भाई, शेयर स्ट्रेस। टाउ हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेस, है ना। शेयर स्ट्रेस आपको पता है ये क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। तो शेयर फोर्स को एफ से लिख लेते हैं, एरिया ये जब कभी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगा वहाँ यूज करेंगे। अच्छा, ये हमने म्यू के बारे में सीखा है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये ऑब्जेक्टिव भी आया आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा और सीजीएस यूनिट क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम यूनिट पे देख लेते हैं, एसआई यूनिट की बात करेंगे। एसआई यूनिट किसका भाई, ऑफ म्यू, मतलब विस्कोसिटी। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी मतलब म्यू का एसआई यूनिट देख रहे हैं। तो सिंपल है, इसके एसआई यूनिट निकालने में क्या करें, टाउ बराबर क्या लिखे भाई, म्यू du/dy, है ना। अच्छा, टाउ हमारा क्या है, शेयर स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया। ये हमारा क्या, म्यू du/dy, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, du। अच्छा, तो यूनिट निकालने के लिए आपको पता है कि शेयर, ये तो हमारा फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसका यूनिट अपने को निकालना है। अब ये क्या है भाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट रहे, du रहे चाहे हो, तो है तो वेलोसिटी, उसका यूनिट क्या होगा भाई, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये dy क्या है, ये तो दूरी है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, मीटर हो जाएगा। अरे क्लियर है ये। तो यहाँ से हमारा विस्कोसिटी का जो यूनिट आया है, म्यू का जो हमारे पास जो यूनिट आया है वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या आया, देखिए यहाँ से एक मीटर से मीटर कट जाएगा, तो कितना है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या आया भाई, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये भी यूनिट कह सकते हैं। अच्छा, और भी इसको थोड़ा ओपन करते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। तो इसका दूसरा यूनिट भी लिखा जाता है कि न्यूटन पर मीटर को ऐसा लिख ले, पास्कल सेकेंड। क्या लिख ले भाई, पास्कल सेकेंड। ओके,
अच्छा, एक और ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए एक और यूनिट बता सकते हैं, क्या क्या, इस न्यूटन को जब खुलेगा तो न्यूटन कितना खुलता है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में चच्चा जी सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर है, ये है, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर भाई साहब कट जाएंगे, और ये मीटर से भी भाई साहब कटेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया है, और सॉरी ये एक ही सेकेंड कटेगा ना भाई, अरे ये तो एक ही सेकंड कटेगा ना, ये तो हमारा क्या है 1 मिनट, ये हमारा क्या है सेकेंड स्क्वायर है ना, तो इसका ओनली एक ही कटेगा ना, ये सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक यूनिट और क्या मिला, अगर इसकी एक और यूनिट की बात करें तो क्या मिला, kg अपॉन kg मीटर सेकेंड, ऐसा। तो देखा जाए कि अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ विस्कोसिटी म्यू की बात करें, किसका क्या क्या आया भाई, क्या क्या आया, सब एक ही चीज़ है। पहली बात तो आया हमारे पास सर न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, फिर कोई बच्चा लिखता है कि नहीं सर हमें तो ये यूनिट पता है, अरे एक ही चीज़ बोल रहे भाई, पास्कल सेकेंड। कोई बच्चा बोलता है नहीं सर हमें तो ये पता है, तो ये भी लिख लेते हैं kg मीटर सेकेंड, ये 3 यूनिट हुआ है ना। अच्छा, इसकी डायमेंशन की बात करें, लेकिन चलिए डायमेंशन आप निकाल सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, CGS यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ये तो SI यूनिट हमने निकाला है। अब हम CGS यूनिट की बात करें, CGS यूनिट किसकी, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। तो देखें SI यूनिट क्या है, kg मीटर सेकेंड, तो CGS यूनिट क्या बोलेंगे, CGS यूनिट क्या बोले कि kg यानी कि मास का यूनिट, यानी कि वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ग्राम, ऐसा कर लेते हैं। ये हमारा भाई साहब ये जो दिख रहे हैं ये हमारा SI यूनिट हुआ, इससे अगर अपने को CGS बनाए तो कोई महान कार्य नहीं है, kg की जगह हम ग्राम लिख लेंगे और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखेंगे, और सेकंड तो सेकंड है ही। अच्छा, जिस तरीके से आप ऐसा समझें कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 1 न्यूटन कहते हैं, उसी तरीके से 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पर, ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, पॉइज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइज, 1 पॉइज बोलेंगे। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम ऐसा 1 न्यूटन बोलते हैं, उसी तरह से 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, 1 पॉइज। ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है ना, और आपके एग्जाम में आया है, सीधा सीधा पूछ लेता है कि पॉइज किसका यूनिट है, तो सिंपली हम बोलेंगे विस्कोसिटी का। कौन से विस्कोसिटी का, डायनामिक विस्कोसिटी। अभी हमने ये लिखा नहीं, एक मिनट, इधर हमने अभी काइनेमेटिक्स और काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी कहाँ गया, इसको आप विस्कोसिटी लिखे हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, साथ में इसको डायनामिक विस्कोसिटी लिख ले, ज़्यादा बढ़िया है, इसको आप डायनामिक विस्कोसिटी कर लें, डायनामिक विस्कोसिटी। तो हमने इसका यूनिट भी देख लिया भाई, SI यूनिट और क्या, CGS यूनिट। तो SI यूनिट ये 3 कोई भी चलेगा, CGS यूनिट क्या है, 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड को हम क्या बोलेंगे, 1 पॉइज। अच्छा, इनके बीच में थोड़ा सा कन्वर्सन कर लेते हैं कि सर हाउ टू कन्वर्ट SI यूनिट टू CGS। तो देखें SI यूनिट में क्या है, कन्वर्सन देख लेते हैं, कन्वर्सन देख लेते हैं इसका, है ना। SI यूनिट क्या है, kg पर मीटर सेकेंड, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, CGS में, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है भाई, CGS में। तो CGS में कन्वर्ट करने के लिए अपने को ग्राम में लेके जाना होगा, तो 1 kg को हम कितना लिखें, 1000 ग्राम, है ना। अच्छा, मीटर को कितने में लेके जाना होगा, सेंटीमीटर में, तो कितना लिख लें, 100 सेंटीमीटर सेकेंड, तो सेकेंड ही रहेगा। ये कितना से जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, तो कितना बचा, देखिए 1 kg पर मीटर सेकेंड बराबर में कितना, यहाँ से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से देखेंगे,
इसको हमने क्या बोला है, पॉइज बोला है। देखिए ये सीजीएस यूनिट है, इसी को तो हम पॉइज बोल रहे हैं ना, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉइज। तो अगर लिखें 1 kg मीटर सेकेंड को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 पॉइज। ये कन्वर्सन याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आया भी है आपके एग्जाम में, है ना। 1 kg पर मीटर सेकेंड बराबर कितना, 10 पॉइज। तो सीधा सीधा आप कन्वर्सन फैक्टर क्या याद रखेंगे कि सर अगर एसआई से सीजीएस में जाना है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सीजीएस में तो ऑब्वियस बात है 10 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। एक और छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, कॉज ऑफ विस्कोसिटी। नहीं तो एक मिनट, साथ में इसका एक और विस्कोसिटी देखिए। अभी जो भी विस्कोसिटी हमने पढ़ा है, ओके, इसका ज़्यादा वीडियो इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें अपलोड करेंगे। अभी तो हमारा बहुत सारा क्वांटिटी बचा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फिर लास्ट में सीखेंगे रीजन ऑफ विस्कोसिटी, है ना, फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, फिर इस पर कुछ और भी सवाल करने वाले हैं। बस इस वीडियो में हमें इतना तक रहने देते हैं, बाकी इसके बाद नेक्स्ट करेंगे।